टैरिफ टेरर के खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए भारतीय बाजार। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार में आज एक इवेंट से ठीक पहले कल हमने देखा था कि अच्छा खासा एक्शन था और इनफैक्ट हम लोग आशंका भी ये जता रहे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट्स के बाद हो सकता है कि भारतीय बाजार में भी वॉलेटिलिटी और कमजोरी के साइंस नजर आए। बावजूद इसके बिल्कुल विपरीत कह सकते ट्रेंड, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन ऑन पॉजिटिव रैशनल अप्रोच बाजार ने दिखा। इस वक्त अगर आप इंडेक्सेस को देखेंगे 700 साढ़े 700 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में नजर आएगी। निफ्टी में मजबूती का एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रॉडर मार्केट्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए फार्मा सेक्टर ऑफ द डे। आईटी सेक्टर में ऑफकोर्स हमने कमजोरी का रुझान देखा क्योंकि मंदी की आशंका यूएस में रही और इसका इम्पैक्ट जो है आईटी सेक्टर, डोमेस्टिक आईटी कंपनियों पर बिल्कुल पड़ता हुआ। वन ऑफ द सेक्टर कह सकते हैं एक्सीडेंटल सेक्टर ऑफ द डे। लेकिन ओवरऑल रेसिप्रोकल टैरिफ का खतरा था और इस खतरे को जिस तरह से डाइजेस्ट किया है भारतीय बाजार ने, काबिले तारीफ है। क्लोजिंग कॉल में अगले 1.5 घंटे के लिए आपकी रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं हम। एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, वायदा बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं इस पर एक नजर होगी। साथ साथ क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ जाएगी। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में कौन से स्टॉक्स पर उनकी नजर है। निकुंज की नजर हमारा खास सेगमेंट 2:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। बाजार के तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत और निकुंज का नजरिया उन तमाम मुद्दों पर हम लेंगे। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर, जहां ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको बताएंगे। 3 बजे मार्केट एट 3, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में एक्सचेंजेस पर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है वो लेकर आएंगे। साथ साथ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से लेने की कोशिश होगी और ट्रिगर्स ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का इंपॉर्टेंट ट्रिगर यूएस रेसिप्रोकल ये जो टैरिफ की बात थी, एक इंपॉर्टेंट इवेंट छट चुका, लेकिन आने वाले हफ्ते में भी हम देख रहे हैं जेरोम पॉवेल की तरफ से टेस्टिमनी, उनकी भाषण और उसके साथ साथ आने वाले हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक भी है और साथ साथ अब रिजल्ट यानी कि अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली है। सारी की सारी चीजें और इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन तमाम पर फोकस रहेगा। बड़ी बात है आपकी स्क्रीन पर 23,250 के पास 17 अंकों की गिरावट पर इस वक्त निफ्टी जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एट दिस आवर ऑफ ट्रेड भी करीब 720 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से। निफ्टी बैंक में मजबूत रिकवरी है, 51,600 टू बी प्रिसाइज वहां पर कामकाज। 0.5% गेंस, अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे भले आधे % के गेंस, लेकिन पॉइंट वाइज देखेंगे 275 अंकों के गेंस के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता है और निचले स्तरों से तो 700 अंकों की रिकवरी जरूर दिखा रहा है। इसके अलावा आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव, टीसीएस, इन्फोसिस, छोटी मझौली आईटी कंपनियां, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, इन पर भी नजर रखें, वहां पर भी गिरावट हावी हुई है। फार्मा क्षेत्र में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर डे आप कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर ने काफी हद तक बाजार को संभालने का काम किया डिफेंसिव के तौर पर। और ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल टैरिफ की खबर और अनाउंसमेंट से जो राहत फार्मा सेक्टर को मिली है उसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिला। टेक्सटाइल शेयरों में भी तेजी है और अरविंद, गोकुलदास, ये सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए बड़ी बात है आपके स्क्रीन पर, लेकिन बड़ी बातों के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ड्यूरिंग द सेशन काफी सारे बजिंग कैंडिडेट्स रहे, एक्सचेंजेस पर जो खबरें लाते रहे। अब तो बिजनेस अपडेट अभी आना शुरू हो चुके हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी बनती दिखेंगी। बजिंग स्टॉक्स का जायजा ले लेते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए अच्छा सत्र कहेंगे क्योंकि एक बड़ी चिंता थी बाजार के लिए। बाजार ने उसको कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट करने का भी काम किया है लेकिन अब हम फिर से यहाँ से अब हम अर्निंग्स की तरफ देखेंगे। देखिए बाजार वैसे भी डिस्काउंटिंग मशीन कही जाती है, धीरे धीरे करके चीज़ें डिस्काउंट हो रही थी और फाइनली जब चीज़ें आई तो लगा कि नहीं बाकी देशों के लिए तनाव ज़्यादा है, भारत के लिए थोड़ा सा कम है। और उसमें यह भी हुआ कि फिर ये थोड़ी सी चर्निंग होगी अब एक्सपोर्ट को लेकर। जैसे हम टेक्सटाइल वाली खबर पर अभी चर्चा कर रहे थे कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में टैरिफ कम है तो भारत के लिए टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट के मौके बन जाएंगे अमेरिका में। तो लगा टैरिफ जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको ना एसेस करने वाली चीज होगी और ये भी होगा यहाँ से अब अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बड़े क्रूशियल होंगे। दोनों देश आपसी टेबल पर बैठेंगे और नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। या तो अमेरिका टैरिफ घटाएगा, भारत से भरोसा मिलने के बाद कि हम भी अपने टैरिफ कम कर रहे हैं, आप भी अपने टैरिफ कम कर दिए, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एक जो
ये बड़ा हैंगओवर था बाजार के लिए, ये कम हुआ है। नजर डालते हैं कि आज के जो बड़े जो बजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज सबसे ज्यादा तेजी की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि फार्मा शेयरों में एक्शन बहुत तगड़ा है। हालांकि जो शुरुआत में जो तेजी थी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, लेकिन अभी 3% से लेकर 6%, 5% के आसपास की तेजी है। इप्का, ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, क्योंकि फार्मा पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया नहीं है। वो इसलिए नहीं किया है, अमेरिका काफी डिपेंडेंट है जेनेरिक दवाओं के लिए भारत के इंपोर्ट्स पर, तो इसके चलते छूट दी गई है फार्मा को। आज हम तेजी देख रहे हैं। एक और सेगमेंट जहां पर आज आपको तेजी दिखेगी वो है बेहतरीन तेजी टेक्सटाइल वाले, स्पिनिंग वाले, यार्न वाले शेयरों में। वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड, गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, ये तमाम शेयर दौड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बड़े जो देश हैं, चीन हो गया, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो भारत के लिए आपदा में अवसर की तरह है ये ज्यादा टैरिफ लगना उन देशों पर, और मौके इन कंपनीज के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन आईटी पर हम देखने की टैरिफ की मार है, और टैरिफ की मार के अलावा एक चिंता यह भी है कि अमेरिका में कहीं न कहीं इस टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका है। पहले से ही हमने देखा कि वहां पर जो कंपनीज हैं अपने खर्चे थोड़े से कम कर रही हैं, बजट घटा रही हैं, सरकार का भी कॉस्ट कटिंग पर जोर है। डॉजी जो एक विभाग बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके मुखिया बने थे एलन मस्क, उसका काम ही यही है, उसको ये असाइनमेंट दिया गया है कि आप खर्चे कम कीजिए सरकार के। तो उसके चलते ऑलरेडी हम प्रेशर में देख रहे थे, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ गया है, भारी गिरावट है। परसिस्टेंट टायर सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर है वायदा का, करीब 10% के आसपास की गिरावट है। लेकिन जहां पर बिजनेस अपडेट अच्छे आ रहे हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। आज आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तमाम शेयरों में आपको तेजी दिखेगी, और बड़ी बड़ी तेजी है, 3 से 6% के आसपास की मजबूती आपको दिखेगी, क्योंकि अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। अपडेट्स अच्छे आएंगे, उसके बाद हम उम्मीद करके चलेंगे कि नतीजे भी इन कंपनीज के अच्छे आएंगे। लेकिन अब हम तवज्जो ज्यादा देते हैं अपडेट्स को। बीएल के शेयर में आज तेजी है। बीएल में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, 300 रुपए के आसपास शेयर गया, वहां से गिर के 250 के आसपास आया, लेकिन एक ऑर्डर मिला है 500 करोड़ रुपए का, और फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट है। आप देखेंगे करीब 2% के आसपास की तेजी बीएल में है। और इसके अलावा भी सरकारी कंपनीज में हाल फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, आज जोश दिख रहा है। स्पेशली अगर आप पावर ग्रिड को देखेंगे, फिर से शेयर 300 रुपए के आसपास पहुंच गया है, आज ठीक ठाक तेजी है। और कुछ और पैक्स में एनटीपीसी जैसे शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये कुछ है आज के बजिंग स्टॉक्स में। और बजिंग स्टॉक्स, और यूं कहें कि इवेंट स्पेसिफिक दिन जरूर रहा, डाइजेस्ट कर गए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट को डोमेस्टिक मार्केट्स, लेकिन सुबह से ही लगातार इन तमाम मुद्दों पर, इकोनॉमी के हालात पर, इन तमाम अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, इस पर हम बातचीत तो कर ही रहे हैं। अब सीधा मार्केट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और बाजार का रुख, जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस अनाउंसमेंट को डाइजेस्ट कर चुके हैं एक तरह से मार्केट। और इस वक्त अगर आप देखें 23,265 के लेवल्स पर निफ्टी में हम देख रहे हैं कामकाज संभलने की कोशिश करता हुआ निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी पर नजरें ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि 750 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से वहां पर दिखी है। जब बाजार खुले थे महज 4 मिनट के लिए गिरावट या कमजोरी का रुझान देखने को मिला, उसके बाद सीधा रिकवर कर गए, और वो वन साइड रिकवरी जो थी उसके बाद गिरावट तो नहीं देखी, एटलीस्ट संभलने की कोशिश ही करते रहे। मार्केट सेटअप पर इनफैक्ट अभिषेक, अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो एक्शन पैक कामकाज दिखाई रहे हैं, विपरीत है। इनफैक्ट जिस तरह के अनाउंसमेंट आए उसके सामने थोड़ा सा परेशान होना चाहिए था बाजार को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भारतीय बाजार के लिए। बिल्कुल, शुरुआती थोड़ा झटका आया, और वो समझ में आ भी रहा था कि झटका आएगा, लेकिन अच्छे से स्मार्टली रिकवर किया है बाजार ने। और आप देखिए निफ्टी की जो गिरावट है 60 अंकों के आसपास की रह गई है। निफ्टी बैंक अब 325 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, तो बेहतरीन सत्र हम कहेंगे। आप ये देखिए कि 25 मार्च को हमने निफ्टी पर करीब 23,850 के लेवल देखे थे, उसके ऊपर भी निफ्टी गया था, और निफ्टी बैंक 52,000 के ऊपर निकल गया था। तो वहां से थोड़ी ये टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थी, प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन अब बाजार यहां से स्थिर होता हुआ दिखेगा। देखिए कुछ चैलेंजेस हैं, ये टैरिफ वाला मसला ना, अब दोनों कई सारे देश आपस में मिलजुल के ये मामला सुलझाएंगे, अमेरिका के साथ एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब यहां से निश्चित तौर पर अर्निंग्स पर फोकस होगा। देखते हैं कि अर्निंग्स किस तरह से आएंगी, वही दिशा भी देंगी। लेकिन एक चूंकि बड़ा जो सेगमेंट बाजार का है, निफ्टी में 17% का वेटेज रखता है आईटी इंडेक्स, और आईटी शेयरों की हालत काफी खराब है। आज आप अगर आईटी शेयरों को देखें, अगर ये आईटी वाले शेयर आज बाजार में बिकवाली का शिकार ना हो रहे होते, तो निफ्टी भी आपको हरे निशान में दिखता। आज पॉइंट के लिहाज से
करीब 45-46 अंकों का प्रेशर अकेले इन्फोसिस से है, टीसीएस से 28 अंकों का, एशिया टेक से करीब 13.5 अंकों के आसपास का। तो यही प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं और ये बाकी मिड कैप वाले शेयरों की सूची स्क्रीन पर है ही। तो यहां से क्या ना ट्रिकी ये है कि अच्छा आईटी का दो धड़े हैं, एक आईटी है एक बैंकिंग है। बैंकिंग के लिए चीजें ठीक लग रही हैं, आईटी के लिए मामला प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो थोड़ी न्यूट्रलाइज हो रहा है। अब बाजार के लिए यहां से नए ट्रिगर चाहिए, थोड़ा जोश भी चाहिए होगा आगे चलने के लिए। क्या वो नतीजे देंगे? देखिए 10 तारीख को, आज से ठीक एक हफ्ते बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद इन्फोसिस के बाकी फिर बड़े बड़े नतीजों की शुरुआत हो जाएगी। अगर कोई राहत नहीं मिलती है अगर नतीजों में, तो फिर से हो सकता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग आप देखें, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगा रहेगा। अभी वोलेटाइल हम एक हफ्ते कम से कम बाजार देखेंगे, लेकिन ये बैंकिंग की अगर बात करें चाल उसकी अलग रहेगी। हमने देखा कि परसों के सत्र में 50-800 के लेवल आ गए थे। आज का भी जो लो का स्तर है वो है 50-900 के आसपास का। आप मान के चलिए कि कम से कम ये वाला लेवल अब प्रोटेक्टेड हो गया है निफ्टी बैंक के लिए, और यहां से तेजी का मोमेंटम आप देख सकते हैं। तो आईटी की चाल अलग होगी और बैंकिंग फाइनेंशियल ये वाला जो खेमा है ये बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक आप। अब ट्रिगर्स मच अवेटेड होंगे और वो ट्रिगर्स है भी, क्रेडिट पॉलिसी है, अर्निंग सीजन है और बाजार ने मैच्योरली रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया है, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ भी दिखाना शुरू किया है। बस उम्मीद यही करेंगे कि ये स्ट्रेंथ जो है, ये भरोसा जो है वो इसी तरह बाजार में आगे कायम भी रहे। लेकिन चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, 2:10 हो चुके हैं। जैसे कि हमने आपको वादा किया था, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से उनके टेक्निकल कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए जानेंगे। लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट की रणनीति और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है, सब कुछ एक एक कर आपके सामने लाएंगे। आइए हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ वैशाली पारेख जुड़ गई हैं प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड से। हमारे साथ ओशो कृष्णन जुड़े हैं, एंजल वन के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़े हैं मिरर एसेट शेर खान से। आप तीनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैशाली जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हमने देखा बाजार ने अपने आप को संभाला और इसी तरह का ट्रेंड ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मार्केट में देखने को मिला। फार्मा वन ऑफ द सेक्टर जो कि मजबूती के साथ ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ट्रेड करता रहा। आईटी में एक्सीडेंट देखने को मिला। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे के पूरे अनाउंसमेंट के बाद बाजार की चाल को? आफ्टरनून आप सभी को। सो यस, यू राइटली सेड, फार्मा में कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है, ओपन स्ट्रांग हुआ है और सस्टेन किया है। बट द मेन सेक्टर इज, आप बैंक निफ्टी को देखें तो इट इज ऑलवेज बीन आउट परफॉर्मिंग, और अभी भी आप देखेंगे तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज द वन जो सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। बट आईटी सेक्टर एक्चुअली हम ध्यान दे रहे थे 36,000 पे, लग रहा था कि बॉटम आउट हो जाएगा और वहां से एक बाउंस बैक आया भी था। बट फिर टुडेज इम्पैक्ट हमने देखा कि वो लेवल्स भी टूट गए और एक फर्दर डाउनस्लाइड आई है। सो ओवरऑल आईटी सेक्टर का व्यू अभी थोड़ा करेक्टिव हो चुका है और भी। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट फिलहाल कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक और बैंकिंग इंडेक्स पे ज्यादा कर। स्टॉक स्पेसिफिक और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो कि बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इस पर वैशाली जी का भरोसा कायम है। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही राय जान लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। जी वैशाली जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो वन ऑफ द स्टॉक्स इज कैम्स। एक अच्छा सा मोमेंटम बना है, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड। 3795 का प्राइस चल रहा है। सो 3650 के स्टॉप लॉस के साथ 4200 के ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे। और दूसरा है HFCL, जिसमें आज देख रहे हैं वॉल्यूम पिकअप है और काफी बॉटमिंग आउट, क्वाइट ओवरसोल्ड, और वहीं से अटेम्प्ट कर रहा है बाउंस बैक देने को। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल। 80 के स्टॉप लॉस के साथ 8890 के टारगेट्स रहेंगे। सो दिस इज अनदर स्टॉक जो मुझे सही लग रहा है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि मूड न्यूट्रल हो, थोड़ा कॉशियस हो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए ना बाई की ही कॉज निकल के आ रही हैं। HFCL वैशाली जी ने खरीदने की सलाह दी है आपके लिए, और कैम्स दूसरा शेयर है जिसके लिए टारगेट होगा 4000 का। 3650 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, कैम्स एज ए रजिस्ट्रार काम करता है। अब वहां पर आप देखिए कि फिर से बाइंग लौटी है। BSE, कैम्स, CDSL, ये सब शेयर फिर से फ्लेवर में लौटा है और ये दो तेजी वाले शेयर होंगे वैशाली जी की तरफ से। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह देंगे ओशो?
आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले मार्केट का अगर हम आज सेंटिमेंट देखें तो ओवरऑल फार्मा एंड बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस में ही काफी ज्यादा तेजी बनी हुई है आज के दिन पे। तो दोनों ही बाई के रिकमेंडेशन इसी दो सेक्टर से हैं। सबसे पहला मेरा बाई का व्यू आ रहा है मैक्स हेल्थ पे। मैक्स हेल्थ में अगर हम देखें तो काउंटर रिसेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ है हाई लेवल से, बट कल के दिन से आज एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। सो मैक्स हेल्थ पे अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है यहाँ पे, तो मैक्स हेल्थ को बाई करने की सलाह है। 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है 1160 एंड 1180 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर पूना वाला फिनकॉर्प है। पूना वाला फिनकॉर्प का अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी काउंटर आज सस्टेन कर रहा है काफी हायर लेवल्स पे। सो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है एंड मोमेंटम में है काउंटर। तो इसमें बाई की रिकमेंडेशन बन रही है करंट लेवल्स पे। नियरली 375 तक के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, एंड 351 का एडवाइजेबल स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह बनी। ठीक है, 350 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए पूना वाला फिनकॉर्प में, और 450 रुपए का टारगेट, 361 रुपए के आसपास का भाव है। और जो दूसरा शेयर है मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ ने लोगों को पैसे बना के दिए हैं। पिछले अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे तो मोमेंटम तेजी का रहा है। थोड़ी सी 1200 रुपए के आसपास जाके प्रॉफिट टेकिंग शेयर में आई, लेकिन आज फिर से हम इसमें इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। 2% के आसपास की तेजी है मैक्स हेल्थ में। 1160 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कीजिए 1080 के स्टॉप लॉस के साथ। 2+2 ये 4 शेयर तेजी वाले होंगे। सिक्सर लगा दीजिए। कुणाल जी बताइए आपके 2 शेयर कौन से तेजी के? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली आज मार्केट ही वैसा है जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है, तो मुझे लग रहा है कि बाय साइड पे रिकमेंडेशंस रहेंगे। फर्स्टली अगर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके लिए हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन निफ्टी में प्लस आईटी से प्रेशर है। ओवरऑल हमारा व्यू निफ्टी पे पॉजिटिव है। लोअर एंड पे 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ पे निफ्टी का 20 डीएमए भी प्लेस्ड है। सो कहीं ना कहीं ये लेवल जब तक नहीं टूटते हैं तब तक निफ्टी पर बाउंड डिप की सलाह रहेगी। कोई डिप मिलता है उसको यूटिलाइज करें आप बाय करने के लिए। 23,350 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,650 का शॉर्ट टर्म बेसिस पे आता है। सो निफ्टी बाउंड डिप की सलाह रहेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी है क्लियर कट आउट परफॉर्मर है। 51,000 51,200 जहाँ पे उसका 200 डीएमए प्लेस्ड है, वो सपोर्ट को वो होल्ड कर रहा है। हमारे टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी के लिए 52,200 और सेकंड टारगेट रहेगा 52,800 का। सो बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ये लेवल्स पे भी, तो आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हो। तो इंट्राडे डिप मिले तो भी यूटिलाइज करो बाय करने के लिए। 3 से 4 दिन का व्यू रहेगा। 52,200 52,800 के टारगेट्स में देख रहा हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स में। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन रहेंगे बाय साइड पे। एक होगा हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में से और एक होगा एनबीएफसी के स्पेस में से। तो फर्स्ट मैं हाउसिंग फाइनेंस को डिस्कस करूंगा और स्टॉक का नाम है हुडको। हुडको में हमने देखा है कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट ऑलरेडी पहले आ चुका था, अभी एक कंसोलिडेशन था और वापस स्टॉक रेडी हो चुका है अपना नए लेग के मूव के लिए। तो यहाँ पे लगता है कि तेजी और भी बढ़ जाएगी, तो हुडको को बाय की सलाह रहेगी। 209 210 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। 201 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 218 और 222 ये 2 टारगेट्स रहेंगे हाई एंड पे। जो सेकंड स्टॉक है वो है एनबीएफसी स्पेस में से, और स्टॉक का नाम है लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस एलटीएफ। तो यहाँ पे भी हमने रिसेंट टाइम्स में एक अच्छी रैली देखी थी स्टॉक में। फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ है और वापस स्टॉक रेडी है ये अपनों को कंटिन्यू करने के लिए। सो हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहेगा, हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेंगे। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 154 के आसपास चल रहा है, आपको 150 का स्टॉप लॉस लगाना है डाउन साइड पे। हाई लेवल पे मेरे टारगेट रहेंगे 159 और 162 पे। चलिए एल&टी फाइनेंस पर खरीदारी की राय इस वक्त मिलती हुई 158 पहला लक्ष्य, इसके बाद 161 के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद बाजार के दिग्गजों की नज़र भी लगातार इस पर है। आपको बता दें लगातार सरकार और मंत्रालय भी हैं जो कि इस अनाउंसमेंट के ठीक बाद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में लगातार हम फ्लैशेस के जरिए आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो हैं वो बता रहे हैं। रमेश दमानी जी से हमने बातचीत की और उनका रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद क्या कहना है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका सबसे पहले तो निवेशकों के लिए एक उन्होंने हिदायत दी है कि निवेशकों को इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाजार के लिए अंडरटोन बुलिश है और वो बुलिश अंडरटोन
कायम रहेगा। ऑफ कोर्स इस तरह के अनाउंसमेंट जो हैं एक झटके के तौर पर ज़रूर नज़र आ सकते हैं और कंसर्न्स पैदा करते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में थोड़ा फेरबदल करने का समय फिलहाल आ चुका है और ये तो इनफैक्ट बाजार के दिग्गज लगातार आपको बताते भी हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझें, पोर्टफोलियो को क्लीन करने की इंपॉर्टेंस समझें। और साथ ही रमेश दमानी जी का ये भी कहना था कि भारतीय बाजार के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट जो है वो इतना बड़ा झटका नहीं है जितना हमारे प्रतिद्वंदी यानी कि हमारी कॉम्पिटिटिव नेशंस, कॉम्पिटिटर्स को है। चीन के बाजार को ही देख लीजिए, जिस तरह का इम्पैक्ट वहां पर पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ये भी उन्होंने ज़रूर कहा कि कई सालों की मेहनत को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से बिगाड़ने की भी कोशिश की है। अब दुनिया भर की नज़र आने वाले दिनों में गठबंधन पर होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद अक्रॉस द ग्लोब नेशन से किस तरह से बातचीत होती है, बातचीत जब होगी, टेबल पर जब डिस्कशंस होंगे, उसके ठीक बाद क्या कुछ और टेक अवेज निकल कर आते हैं, क्या कोई फेरबदल निकल कर आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रहेगा और समीक्षा ज़रूर होती दिखेगी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेक अवेज आप अपने स्क्रीन पर भी देखते रहिए। वैशाली जी और साथ ही कुणाल शाह मौजूद हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें, टेक्सटाइल सेक्टर से शुरुआत करना चाहूँगी। और वैशाली जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट देखें, अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हमने देखा टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद टेक्सटाइल स्पेस में एक मजबूती का रुझान है। दूसरे बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगने से डोमेस्टिक टेक्सटाइल कंपनियों को एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट, फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल स्पेस पर अगर आपका कोई टेक बनता है या फिर इस खबर के बाद अगर आपकी कोई एनालिसिस बनती है? I definitely agree because सभी स्टॉक्स में जैसे कि it shows that it's favorable for textile sector. So सभी स्टॉक्स जैसे कि आपने गोकुलदास बताया, फिर even RSWM, lot many stocks ये सब में तेजी दिख रही है. But this is one of the days. Let's see, अगर technically they are very well placed. अगर गोकुलदास की खास करके बात करें तो ये 830 से जो एक अच्छा सा मोमेंटम आया है, आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू होनी चाहिए. दिस कैन गो टुवर्ड्स 950 जो नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा. और इसके अलावा अरविंद है, केपीआर मिल्स, दे ऑल शुड डू वेल. बट लेट्स सी कल का दिन कैसे रहा है, इसके बाद फॉलो अप बाइंग है कि नहीं. खबर के ठीक बाद भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों में तो आप देख ही रहे हैं, वर्धमान टेक्सटाइल करीब 16% का इजाफा, अरविंद लिमिटेड 5% की तेजी, गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी करीब 7% की तेजी। अभिषेक, क्लियरली ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के ठीक बाद इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए तो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एक एज यानी कि एक पॉजिटिव एज ही बनता हुआ दिख रहा है। मानसी, डेफिनेटली देखिए, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि इस पूरी सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। इंडस्ट्री या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से फीडबैक भी मंगाए जाएंगे। और यूएस की ट्रेड पॉलिसी में जो ये डेवलपमेंट हुआ है, क्या इससे भारत के लिए मौके भी बन रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल शेयरों को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, इतनी बाइंग क्यों हो रही है। देखिए, ये बाइंग इसलिए हो रही है क्योंकि भारत पर तो 26% का ही रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और स्पेशली वो देश जहां पर टेक्सटाइल एज हब उभर रहा है पिछले कुछ सालों से, वहां पर टैरिफ ज्यादा है। आप देखेंगे तो कंबोडिया पर 49% का टैरिफ है, वियतनाम पर 46% का टैरिफ, चीन पर 34%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37% और श्रीलंका 44%। श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड ये छोटे छोटे देश हैं, कंबोडिया भी काफी छोटा देश है। लेकिन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में भारत को काफी ज्यादा ये टक्कर ये देश दे रहे थे। तो एक तरह से हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज के लिए खुलता हुआ दिख जाए। आप देखेंगे कि भारत के लिए अमेरिका जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 30% के आसपास की है। तो भारत की नजरें होंगी कि क्या ये 30% का जो शेयर है ये और बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहां से 5-10% और बढ़ जाए तो ये कंपनीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अमेरिका ने 2024 में 107 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट किया था और इस बड़े मार्केट पर भारत की ये नजर निश्चित तौर पर होगी। एक अच्छी चीज और भी हो सकती है कि कॉटन के इंपोर्ट पर बातचीत ये चल रही है कि क्या जो 11% की ड्यूटी भारत लगा रहा है उसको क्या खत्म कर देगा। अगर वो हो जाता है तो भारत के पास एडवांटेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं मानसी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो यूएस का हिस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब से करीब 9-10 साल पहले 2016-17 में
21% का शेयर था, जो कि बढ़ के हो गया है करीब करीब 29% के आसपास का। तो 8% का बड़ा जंप आया है। लेकिन अगर आप यूएस के टेक्सटाइल इंपोर्ट्स की बात करें तो भारत उसमें पीछे दिखेगा आपको। चीन से करीब वो 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, $36 बिलियन का ये इंपोर्ट है। वियतनाम से करीब 13% का इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत का शेयर अभी 8% के आसपास का ही है। बांग्लादेश का शेयर भारत से ज्यादा हो गया था, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमने देखा पिछले साल, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ के निर्वासित जीवन बिताना पड़ा, उसके चलते वो थोड़ा सा एडवांटेज कम हुआ। लेकिन 6% बांग्लादेश भी उनके इंपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अगर हम देश के लिहाज से देखेंगे, साइज के लिहाज से, तो बड़ा हिस्सा है। तो भारत की नजरें इस चीज पर निश्चित तौर पर जरूर होंगी। अगर हम देश के जीडीपी में टेक्सटाइल की अगर बात करें तो भारत का हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास का है टोटल जीडीपी में टेक्सटाइल का, लेकिन बांग्लादेश का और वियतनाम का 11% 15% है। तो ये दोनों सिनेरियो बनते हैं, एक तो टेक्सटाइल का शेयर ऐसे बढ़ेगा जीडीपी में, और दूसरा कि बाकी देशों से अगर कम टैरिफ मिलता है तो भारत के लिए एक्सपोर्ट के जो दरवाजे हैं वो ज्यादा खुलते हुए दिखेंगे, एक ऐसे देश में जहां पर काफी बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल का इंपोर्ट किया जाता है एशियन कंट्री से, और एडवांटेज बाद में भारत के पास हो जाएगा। प्रतिद्वंदी देश यानी कंपटीशन नेशंस के लिए जो ये टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ्स में बढ़त है, वो भारत के लिए फायदे की बात हो सकती है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम होती नजर आएगी, और इसी के चलते इस वक्त डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्लेयर्स में काफी अच्छा इस वक्त रुझान, मजबूती का स्टांस देख रहे हैं हम। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री से लगातार, कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टेक अवेज आ रहे हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इसके बाद इसकी समीक्षा लगातार हो रही है, और ये सब आपके लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। टैरिफ पर वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी किया है। यूएस टैरिफ के असर का आकलन कर रहे हैं, और टैरिफ पर राय के लिए शेयर होल्डर्स, एक्सपोर्टर्स, तमाम इंपॉर्टेंट जो भी खेमे हैं उनसे बातचीत का दौर जारी है। हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ पर वाणिज्य मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर समीर बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद अब भारत के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इस वक्त जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए हैं उसको स्टडी कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है कि इसका भारत के व्यापारिक नजरिए से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ में, अलग अलग मंत्रालय के साथ में, एक्सपोर्टर्स के साथ में और इंडस्ट्री के साथ में इस वक्त बातचीत कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है कि इम्पैक्ट क्या रहेगा। क्योंकि भारत का ये मानना है कि ये एक मिक्स्ड बैग है, यानी कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट है ये भारत के लिए कुछ सेक्टर में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, हालांकि इसका कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ सेक्टर पे पड़ेगा। तो ये जो मिक्स्ड बैग की सिचुएशन बनी हुई है उसको फिलहाल भारत का कॉमर्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले फरवरी में भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से संयुक्त तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था कि साल 2030 तक जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, जो ट्रेड है, उसको $500 बिलियन तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य तय किया गया था। और उस दिशा में भारत सरकार का ये कहना है कि भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और एक बेहतर व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए वो अपनी तरफ से पूरे कदम उठाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका भी जो अनाउंस टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है उससे भी सरकार इस वक्त ये मान के चल रही कि जहां इंपैक्ट नजर आ रहा है उसको कैसे कम किया जा सके, और उसको लेकर के फिलहाल अगले 2 से 3 महीने लगातार ये नेगोशिएशन चलेगा। सरकार का मानना है कि अगले 7-8 महीने में जब तक ये एक फाइनल शेप लेगा एग्रीमेंट, तब तक वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे, नेगोशिएट कर पाएंगे और वो एक विन विन सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए बना पाएंगे। जरूरी जानकारी दे रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए, ये सारे के सारे अनाउंसमेंट्स और उससे जुड़ी सारी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त वक्त पर आगे जितने भी बदलाव, जो अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बाजार पर एक नजर अब कर लेते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम, क्योंकि ढेर सारा देखने को मिल रहा है। लगातार हम स्टॉक स्पेसिफिक राय एक्सपर्ट से जान भी रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे एरोस्पेस और डिफेंस स्टॉक्स और सरकारी कंपनियां जो कि साइडवेज मोमेंटम देख रही थी, आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स देख लीजिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक को देखें। और कुणाल, आपसे जानना चाहूंगी, बीडीएल में करीब 4.25% की मजबूती के साथ ट्रेड आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डिंग को भी शामिल कीजिएगा। मार्केट में सेकंड हाफ से ये स्टॉक अच्छा चले हैं और ये मजबूती जो है वो जारी है अब भी। बीडीएल, मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डिंग, इन स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? डिफेंस स्टॉक में जिस हिसाब से लोअर लेवल से बाइंग दिखाई है,
काफी स्ट्रॉन्ग है सेटअप, हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स बना रहा है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। जहाँ तक बीडीएल की बात है, जो हाई लेवल पे मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ वो है 1430 1440 के आसपास। तो करंटली 1340 के आसपास चल रहा है, तो और भी 100 रुपये अपसाइड आती है बीडीएल में। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करिए। मजगांव डॉक, यहाँ पे मेरा व्यू काफी बुलिश है। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन बन चुका है। जो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक लो बनाया था, वो अभी एक बेस बन चुका है। तो जो लो है वो है 2520 का। सो 2520 के स्टॉप लॉस है, आप उसको बाय कर सकते हो। मेरे टारगेट्स रहेंगे हाई लेवल्स पे 2900 फर्स्ट, और सेकंड रहेगा 3020 का। तो मजगांव डॉक है जहाँ पे कनेक्शन काफी हाई है, सेटअप बेस बन चुका है। हम कह सकते हैं कि राउंडिंग का बेस बना है, और मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे अपसाइड एक बहुत अच्छी रैली स्टार्ट हो जाएगी। मैसगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, शिप बिल्डिंग, स्पेस और डिफेंस पर पॉजिटिव आउटलुक। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर भी आज सुबह एक ऑर्डर विन की खबर आई थी, हालांकि स्टॉक में साइडवेज मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीरव वोरा भी जुड़ गए हैं। एक फंडामेंटल नजरिया इस वक्त मार्केट पर उनका क्या है वो भी समझते हैं। नीरव, शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं मार्केट की चाल को ऑन अ पोजिशनल लॉन्ग टर्म बेसिस भी? किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, और इस इंपॉर्टेंट इवेंट के पैन आउट हो जाने के बाद आपकी एनालिसिस क्या कहती है? जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जो पूरा देश और इनफैक्ट एवरी कंट्री वाज वेटिंग फॉर। तो ये एक जो टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ बाहर आई हैं, अब चल के थोड़ा बहुत एक ट्रेंड पता चलेगा कि कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होंगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, एंड कौन से स्टॉक्स को अफेक्ट होगा। क्लियरली आज हम स्क्रीन पे भी वही देख रहे हैं कि किस हिसाब से कुछ सेक्टर्स पे पॉजिटिव असर हुआ है और किस हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, सी ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म फिनोमिना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म, इसका परिणाम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे। टू एंड फ्रो हम देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे, बहुत सारे कंट्रीज नेगोशिएट करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना नहीं है, ये ये चलते रहेगा आने वाले समय में, आने वाले महीनों में। तो करीबन ओवरऑल जो ट्रेंड होगा मार्केट का, अब ये एक आउटकम हमें पता चल गया है। बट इन नेक्स्ट 10 डेज Q4 नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। सो डोमेस्टिकली जो आगे चलकर जो ट्रेंड होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, ये डेफिनेटली Q4 नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे हमने Q3 में देखा था कि निफ्टी 50 के जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट 4 to 5% हुआ था। एंड जहाँ जहाँ नंबर्स अच्छे नहीं थे, एक अच्छा करेक्शन देखा हमने स्टॉक्स में, सेक्टर्स में। तो Q4 में भी हमें लग रहा है कि मोर और लेस 4 to 5% का एक EPS ग्रोथ हमें देखने मिले शायद निफ्टी 50 के लिए, विच विल बी नॉट वेरी एक्साइटिंग। बट हैविंग सेड दैट, जितना कार्नेज हमने Q3 में देखा है शायद उतना सीवियर ना हो Q4 में, बिकॉज ऑलरेडी वैल्यूएशंस घट चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, कोई ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो अपसाइड हमें थोड़ा कैप्ड लग रहा है, 24,000 प्रोबेबली इन द बेस्ट केस सिनेरियो। बट नीचे की बात करें तो 22,700 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बट अगर Q4 डिसअपॉइंटिंग रहेगा तो शायद हम उसके नीचे भी ड्रिफ्ट हो सकते हैं इवेंचुअली इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से Q4 नंबर शुरू हो जाएंगे। अगेन सेक्टर स्पेसिफिक कॉल रहेगा, IT के नंबर्स तो यहाँ से अगले इवेंट्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके बाद 10 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद नतीजों की झड़ी लग जाएगी, और ये दरअसल पूरे साल के भी नंबर कंपनियां जारी करेंगी Q4 में। अब जरा बाजार का फिर से विश्लेषण करते हैं। एक बड़ा इवेंट बीत गया है, आगे कुछ और इवेंट आने वाले हैं। ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं या फिर बाजार उसको स्टडी कर रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि शायद ये टैरिफ को लेकर जो डिसीजन हुआ है ये ज्यादा पक्ष में है भारत के, बल्कि क्योंकि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर तो ज्यादा टैरिफ लगा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब हम फाइनेंशियल इतिहास देखेंगे ना अभिषेक, मेरा मानना है कि 2 अप्रैल या 3 अप्रैल एक प्रकार का एक रेड लेटर डे रहेगा। रेड लेटर डे हम इसको बोलते हैं कि भाई, जब 5 नवंबर को ट्रंप साहब इलेक्ट हुए थे तो एक अमेरिकी राजनीति बदल गई। जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में मई में इलेक्ट हुए थे तो उसने भारत
का नक्शा बदल दिया था। तो मेरे हिसाब से यह जो दिन रहेगा, ये इतिहास में हम बोलेंगे जी ऐसा समय आया था जहाँ पर किसी ने टैरिफ लगा करके पूरी ग्लोबलाइजेशन की थ्योरियाँ बदल दी थी। जो ओवर द ईयर्स मैंने ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो क्या पढ़ी जी, कम टैरिफ रखो, ट्रेड्स ओपन रखो, मिल बांट के करो और ग्रोथ उससे ज़्यादा आती है। हम एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं और अमेरिका ऐसी दिशा में जाने का ट्राई कर रहा है कि जिससे पता लग रहा है कि अमेरिका अब अपनी इकोनॉमी को क्लोज करना चाहता है, रिस्ट्रिक्टिव करना चाहता है। और किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमिक थ्योरी ने हमें यही समझाया जो अमेरिका इस समय कर रहा है वह लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा घातक होगा। शायद यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में टैरिफ के बाद कल रात को गिरावट आई थी, एशिया में कम गिरावट है और इंडिया और चाइना के अंदर हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर हम दूसरी बात करते हैं अभिषेक कि इसकी वजह से क्या होगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी वजह से अमेरिका के अंदर ग्रोथ कम होगी, वहाँ पर रिसेशन का फेयर आ सकता है और उसकी वजह से अमेरिका से पैसा निकलेगा जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया वुड बेनिफिट। तीसरा ट्रेंड मुझे लगता है इसकी वजह से ये होगा दैट अमेरिकी डोमिनेटेड बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ी ढीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज IT नीचे है और बैंक्स ऊपर है। और एक चीज़ और होगी अभिषेक, क्या होगा, देखिए लाइफ के अंदर कभी भी कोई रीबूट होता है तो समय हमेशा बलवान होता है और समय कहीं ना कहीं नई चेंजेस कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका में जो डिपेंडेंस दुनिया की है आने वाले समय में कम होने लगेगी और कहीं ना कहीं दूसरे देशों के अंदर तालमेल बेटर हो जाएगा, दूसरे देशों के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और दूसरे देशों के अंदर हम देख सकते हैं कि बिज़नेस ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूँगा अभिषेक, फाइनेंशियल हिस्ट्री, मैं एक स्टूडेंट हूँ फाइनेंशियल हिस्ट्री का। एक ज़माना होता था कि गिल्डर जो एम्स्टरडेम की करेंसी है वो रिजर्व करेंसी होती थी। उसके बाद फ्रैंक जो एक ज़माने में फ्रांस की करेंसी होती थी उसको रिजर्व करेंसी माना जाता था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रिजर्व करेंसी बना। उसके बाद डॉलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिजर्व करेंसी रहा है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका की जो डिपेंडेंस रहेगी, दुनिया के अमेरिका पे जो डिपेंडेंस रहेगी वो कम होने लगेगी और जो दूसरे अदर नेबरिंग नेशंस हैं, अदर एलाई नेशंस हैं, वह मुझे लगता है कि एकदम चेंज हो जाएंगे। देखो सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा है जो सबके मन में शायद होगा। IT में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अमेरिका में शायद मंदी दबे पांव आ सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। IT शेयर हम क्रैश होते हुए देख रहे हैं। आपको कितना मतलब किस तरह की सिचुएशन लग रही है अमेरिका में? क्या आपको लगता है कि मुश्किल में अमेरिका जा सकता है वहाँ की इकोनॉमी में? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ के बदले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए IT का मेन पर्पस क्या है? IT का मेन पर्पस है कॉस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी लाना। तो अगर अमेरिका स्लो डाउन में आता है तो जाहिर सी बात है कि उनको आउटसोर्सिंग और करनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इंडियन IT स्टॉक्स में इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं वो AI से ज़्यादा है, वह मुझे लगता है कि वो कभी समय तक बनी रहेंगी। मगर कुछ 5-6% या मैक्सिमम 10% से ज़्यादा मुझे गिरावट नहीं लगती है, बिकॉज IT कंपनीज़ के अंदर 3-4 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 डेट नहीं है, नंबर 2 इनके अंदर कैश है, नंबर 3 कॉन्स्टेंट बायबैक करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट बिजनेस टू बाय, बट अनदर 5% डिक्लाइन आई थिंक IT स्टॉक्स मुझे लगता है कि वह इस समय फिर सस्ते हो जाएंगे। आप देखिए आज बैंक्स ऊपर हैं, मगर जिस क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस समय कंप्लेसेंसी आ सकती है, जिस क्षेत्र के बारे में थोड़े समय पहले मैं बोल रहा था कि आपको नज़र रखनी चाहिए, वह मुझे लगता है मेटल्स है। क्योंकि मेटल्स के अंदर जिस प्रकार का एक तरफा उछाल हमने देखा है, मुझे लगता है वह सस्टेन नहीं होगा। बिकॉज अगर हम रिसेशन की बातें चालू कर देंगे तो एक बार मार्केट में पैनिक ज़रूर आएगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स के अंदर इस समय छोटे समय के अगर आपका व्यू है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको उनको बेच देना चाहिए। बिल्कुल। निकुंज सर, इस साल की शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पर हमें क्लैरिटी मिलनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ब्लर थी और अब क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुकी है। FIS सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम कितना होगा उस पर क्लैरिटी मिल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट पर आज हमें क्लैरिटी मिल गई। डू यू सी कि यहाँ से अब बाजार एक रैशनल मैच्योर फेज में पहुँच चुका है? और अगर हाँ, तो फिर यहाँ से अर्निंग सीजन ऐसे ठीक पहले कहाँ कहाँ नज़र रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट की पोजीशनिंग इस समय क्या है? मार्केट की पोजीशनिंग इस समय ये है कि जो भी कंसर्न्स थी वह सारी एड्रेस हो चुकी हैं इस समय। टैरिफ को क्लैरिटी है, टैरिफ में क्लैरिटी है, FI के फ्लोज को एक बात तो तय है कि इस माहौल के अंदर वो ज़्यादा बिकवाली नहीं करेंगे। तीसरी क्लैरिटी है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स बेटर हो रहे हैं, इकोनॉमी का रुख इस समय ठीक हो रहा है, भले वो GST हो, भले ऑटो कार सेल्स हो, या फिर सीमेंट डिस्पैच नंबर्स हो, या फिर अगर आप देखिए स्टील का PMI डेटा है, फिर स्टील की प्रोडक्शन का डेटा हो। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो रुख रहेगा इतना ख़राब नहीं रहेगा, अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं रहेंगी। मगर अर्निंग को लेकर के मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि एक ही क्षेत्र के अंदर 2 कंपनियां आएँ, एक ऊपर एक नीचे। तो उस प्रकार की डिस्पैरिटी मुझे इस अर्निंग सीजन
सीज़न में ज़रूर देखने को मिलती है। दूसरी इस अर्निंग सीज़न में मेरे को लगता है कि आपके अंदर पहली बार कंपनीज से हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या रिवाइव हुई है। और तीसरी बात जो रहेगी इस अर्निंग सीजन में, क्योंकि पहली बार टैक्स कट का इम्पैक्ट आ जाएगा अप्रैल चालू होते ही, वहाँ हमें पता लग जाएगा टैक्स कट का बेनिफिट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बिजी अर्निंग सीजन रहेगा। आज हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम आरबीआई की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्निंग्स की बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर अप्रैल के अंदर काफ़ी न्यूज़ आएगी जिससे हमें जूझना पड़ेगा। बिल्कुल। निकुंज सर, वन लास्ट थिंग, आपकी एनर्जी का राज क्या है? 7 बजे से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और आप दोनों 18 हाउस स्वदेश पर अपनी डिटेल डीप डाइव एनालिसिस हमें बता रहे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स फॉर यू एज वेल। नहीं जी, ये तो ट्रम्प साहब को मोदी जी से सीखना चाहिए। इस उम्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए कितना बाहर जाते हैं, क्या एनर्जी लेवल्स हैं। तो हम तो उन्हीं से सीख रहे हैं बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। या सो चलिए, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट, इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करना था और काफ़ी मैच्योरली भारतीय बाजार ने इसे डाइजेस्ट किया है। फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल स्पेस है, मेटल्स हैं, जिस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं हम। मेटल पैक है और अर्निंग से ठीक पहले ये सारे के सारे सेक्टर्स और ऑफकोर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल से बिजनेस अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिसे पैन आउट होता हुआ हम देखेंगे और जिसे वॉच आउट भी हमें करना होगा। बंद होने में कितना 45 मिनट का समय रह गया है और अब तेजी से कुछ ऐसे शेयर जानते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड की पोजीशंस अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। बजाज ऑटो, आज हम देख रहे हैं कि ऑटो में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, तो बाकी जो शेयर जिनका बहुत ज्यादा कोई अमेरिका में एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है वो भी टूट रहे हैं। बजाज ऑटो में करीब 2% के आसपास की गिरावट है। एक रिकवरी हमने देखी थी शेयर में लोअर लेवल से, करीब 10% के आसपास बजाज ऑटो भी संभला था। वैशाली जी, बजाज ऑटो और गिरेगा या फिर ये बाय नॉट डिप वाला शेयर है? मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफी बॉटम आउट हो चुका है। सो 7,800 नियर टर्म सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर टिकता है ऑन अ ब्रॉड बेस 7,500, दैट वुड बी द फाइनल सपोर्ट। और ये सपोर्ट टिकता है तो आई थिंक ये 8,500 का नेक्स्ट ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है। 7,800 का सपोर्ट है, 8,500 के दूसरे टारगेट हो जाएंगे। एक और शेयर आज हम फिर से देख रहे हैं कि जो सरकारी कंपनीज हैं, स्पेशली जो पावर वाली कंपनीज हैं, वहां पर जोश लौट के आ रहा है। पावर ग्रिड में आज आप तेजी देखेंगे, एनटीपीसी के शेयर में भी थोड़ी बाइंग हो रही है। पावर ग्रिड 300 रुपए के आसपास है। ओशो जी, पावर ग्रिड ये लेवल ठीक है बाय करने के लिए? अच्छा ठीक, ओशो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ओशो को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तेजस शाह हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल से। तेजस जी, आपसे फिर ये सवाल हो जाएगा, पावर ग्रिड के बारे में जरा बताइए, उसके बाद एक ऑप्शंस का भी आपसे, ऑप्शन की रणनीति भी लेने वाले हैं। पावर ग्रिड क्या और चलने वाला है, यहां से टारगेट क्या होंगे? एक मिनट। आवाज नहीं पहुंच रही शायद। अच्छा ठीक है, वैशाली जी आप ही व्यू दीजिए पावर ग्रिड को लेकर भी। तो देखिए, ऐसी मार्केट में जब अनसर्टेनिटी बहुत है तो पावर स्टॉक्स काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। सो पावर ग्रिड वन ऑफ द स्टॉक्स, अभी 297 है, एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और यहीं पे रेजिस्टेंस है। एक बार 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक लुक फॉर द नेक्स्ट टारगेट 320 और नियर टर्म सपोर्ट भी रहेगा 280। ग्रिड को लेकर ये व्यू, 297 रुपए का भाव है, 4% चढ़ के ये डे हाई पर फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम बढ़िया है। मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे शेयर बहुत पसंद है। सरकारी कंपनी अच्छे डिविडेंड दे देती है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है इसके। तेजस जी हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड आपको बताने के लिए। तेजस सर बताइए, आज निफ्टी थोड़ा सा नरम है क्योंकि आईटी का सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज कोई टैरिफ वाली चिंता बाजार के लिए फिलहाल है नहीं। ऑप्शंस के ट्रेड आप कौन सी पुट में या फिर कौन सी कॉल में सुझाएंगे? देखिए, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी थी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, वो अभी आज खत्म हो गई है और मार्केट ने कुछ ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया है और बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। 50,700 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आया था, तो अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग एज अ सेक्टर काफी अच्छा करेगा। तो मेरा जो टॉपिक है वो है एसबीआई है। एसबीआई का चार्ट सेटअप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने 24 मार्च को एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन
डायरेक्शन में चला गया है, बट रीजनेबली 200 दिन की मूविंग एवरेज को लास्ट 4-5 दिन से होल्ड कर रहा है। आज के सत्र में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन के माध्यम में इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। तो जो 780 का कॉल है मंथली एक्सपायरी का 16 और 17 की रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 10 का, इसका पहला टारगेट रहेगा 24 का और दूसरा टारगेट रहेगा 31 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 10,500 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,250 का। ठीक है, एसबीआई में तेजी देख रहे हैं। एसबीआई 778 रुपये का भाव है। आपको 780 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी, 16-17 रुपये के भाव में मिल जाएगी आपको। लक्ष्य 24 का और 31 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है 10 रुपये का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी आकर्षक है, 1:2 का है। 10,500 प्रति लॉट ये मुनाफे का, अधिकतम मुनाफे का ये कैलकुलेशन है तेजस जी की तरफ से। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। कुणाल भाई, आपने हडको दिया था, थोड़ा इसी स्पेस से मिलता जुलता अल्ट्राटेक के बारे में राय दीजिए। अच्छी बाइंग हमने देखी है, थोड़े बड़े टिकट साइज का शेयर है, बावजूद उसकी महीने भर में 11-12% की रफ्तार हम देख चुके हैं। आज भी अच्छी चाल है, डे हाई के आसपास है। अल्ट्राटेक किसी के पास अगर लॉन्ग की पोजीशन हो, क्या उसको होल्ड करें या फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें? आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए। सेटअप काफी अच्छा है स्टॉक में, और लोअर लेवल से हम एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक को 11,700, जहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अगर 11,700 निकाल देता है तो एक रैली स्टार्ट हो जाएगी जो स्टॉक को 12,100 तक लेके जाएगी। तो व्यू बुलिश है। 11,700 पहला टारगेट रख के वहां पर 50% बुक कर सकते हो। उसके ऊपर कंटिन्यू करें होल्ड करना, अगर सस्टेन करता है तो 12,100 नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, अल्ट्राटेक की बात हो रही थी, अल्ट्राटेक का शेयर लेकर आइए और उसके लेवल्स बताया आपको कुणाल जी ने अभी। बिजनेस अपडेट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और बिजनेस अपडेट की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट के, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे अपडेट्स आए, और हम शेयर में आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी है, 5% के आसपास की। वायदा में सबसे ज्यादा चढ़े हुए हैं शेयर ही। वैशाली जी, ये जो छोटे वाले जो बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, थोड़े वोलेटाइल रहते हैं, ये एक दिक्कत रहती है, बट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। आप जरा देख के बताइए, आईडीबीआई हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्रेड बेहतर कहां है आपके हिसाब से? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक्चुअली एक अच्छा सा कैंडल बन चुका है, और 52 का एक अच्छा सा सपोर्ट होके, और अब हम देख रहे हैं हायर बॉटम बन रहा है। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी ना नियर टर्म रेंज हम देखेंगे तो 56 का सपोर्ट रहेगा। एक बार ये स्टॉक 62-63 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट 68 बन सकता है। सो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमारा व्यू पॉजिटिव है। और इसके अलावा हम ज्यादा करके पीएसयू बैंक्स है, जैसे कि यूनियन बैंक और फुल पीएसयू बैंक बास्केट में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उसमें भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। एयू बैंक की बात करें तो सिमिलर पैटर्न है जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट की है। 520 का सपोर्ट है, और वॉल्यूम भी आज एक्सेप्शनली हाई हुआ है। सो 580 का नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा। 580 को क्रॉस करेगा तो 620 का नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, 580 को क्रॉस अगर करता है तो 620 का टारगेट होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। पीएसयू शेयरों में चूंकि जोश लौटा है, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड आपको ज्यादातर शेयरों में बाइंग दिखेगी। बीएचईएल के बारे में व्यू चाहिए, क्योंकि बीएचईएल आज क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है, करीब करीब 2.5% 2-2.5% के आसपास की तेजी होगी। हाँ, 2% की तेजी है, लेकिन डे हाई पर शेयर है। कुणाल जी, बीएचईएल एक थोड़ा रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है, रेंज से निकलेगा कब? ब्रेकआउट की हम उम्मीद कब कर रहे हैं इसमें? आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। स्टॉक ने एक अर्लियर ब्रेकआउट जो दिया था 200 का लेवल सरपास करने के बाद, एंड आई थिंक अभी कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है। यहाँ से हम नई तेजी देखेंगे। जो शॉर्ट टर्म पे टारगेट देख रहा हूँ मैं स्टॉक में, वो है 225 और उसके ऊपर 232 पे। बीएचईएल में करीब 2% की मजबूती, और सरकारी कंपनियां और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स फोकस रेडार पर है ही। और इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को एक बार देखेंगे, फार्मा वन ऑफ द सेक्टर जो कि सबसे आगे खड़ा है, लेकिन इसके ठीक साथ साथ एनर्जी और एफएमसीजी बास्केट भी हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में कल अच्छा खासा एक्शन था, सेक्टर ऑफ द डे था, लेकिन आज रियल एस्टेट बैक सीट पर बैठा है। मेटल स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कमजोरी है, ऑटोमोबाइल और आईटी पैक है। आईटी ऑफ कोर्स सबसे
ज़्यादा गिरावट हावी होती है यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। तेजस, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए देखने को मिले हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्पेसेस हैं जो कि इनफैक्ट एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। फार्मा, चाहे सेमीकंडक्टर, कॉपर और एनर्जी से जुड़े शेयर्स में भी काफ़ी हद तक फोकस रहा, क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट्स आए वो टैरिफ प्लान से इतर इन सेक्टर्स में एक एक्शन देखने को मिला। नीरव, आपसे जानना चाहूँगी पर्टिकुलरली क्योंकि इसके ठीक बाद इक्विटी मार्केट में हमने देखा, एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट में तो अच्छा खासा एक्शन दिखा ही। एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स को भी अगर आप देखें, आज सुबह बीएसई लिमिटेड में एक्शन था, इस वक्त बीएसई लिमिटेड ऊपरी स्तरों से शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहा है, और एंजल वन के स्टॉक को देखना चाहिए एट डे हाई इस वक्त ट्रेड करता हुआ। कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जो पॉजिटिव है। नीरव, सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो कैपिटल मार्केट्स का जो सेक्टर है, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हम काफ़ी बुलिश है इस सेक्टर में। बट अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें, एक आध दो क्वार्टर की बात करें, तो शायद एक कंसोलिडेशन में जा सकता है, बिकॉज जो पिछले 5 महीने थे वो थोड़े वीक थे। ओवरऑल डेटा भी हमने देखा कि थोड़ा वीक हुआ है सारे कंपनीज को लेके, तो उसके चलते Q4 के नंबर्स भी थोड़े सबड्यूड होने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छा कंफर्ट अभी हमें लग रहा है यहाँ पे आ गया है। उसके कारण बहुत सारे ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे अपने इनिशिएट कर रहे हैं कवरेजेस। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो 2 से 3 ट्रांच में डेफिनेटली अगले 2 से 3 महीनों में इसे जमा कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म व्यू ही एक अप्रोच इसमें लेके चलना चाहिए। प्लेयर क्लियरली स्टॉक पर नजर होनी चाहिए, और बीएसई लिमिटेड तो इनफैक्ट हर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है। एक नज़र ब्रॉडर मार्केट्स पर भी होनी चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही सबसे आगे खड़े आप पाएंगे, इसके ठीक बाद सरकारी कंपनियां, शिप बिल्डिंग और साथ ही डिफेंस से जुड़ी कंपनियां हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस को अगर आप देखेंगे, यहां पर भी लेबोरेटरी से जुड़े स्टॉक्स है ऑन द फेस ऑफ इट, एंजल वन जैसे काउंटर्स हैं, और साथ ही वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। वन ऑफ द फार्मा प्लेयर्स छोटी मझौली स्पेस में नेटको फार्मा, एक बार कुणाल आपसे राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3.5-4% की तेजी के साथ पूरा का पूरा पॉकेट ही है फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक जो अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन क्या ब्रॉडर मार्केट्स में छोटी मझौली कंपनियों में से भी कोई फार्मा स्क्रिप्ट्स हैं जिसे चुनना चाहिए? आई थिंक फर्स्टली जैसे आपने नाटको फार्मा डिस्कस किया, आई थिंक ट्रेंड काफी खराब है स्टॉक का। ऑलरेडी हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, शायद एक पुल बैक आ जाए क्योंकि फॉल काफी स्टीप रहा है। 1300 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 800 रुपया हो गया है, तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है, बट वो पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एक्सिट करने के लिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म चार्ट पे नाटको फार्मा बेरिश है। मुझे लगता है डाउन साइड पे स्टॉक अभी भी लोअर लेवल्स में 600-550 के लेवल्स बता सकता है। सो व्यू बेरिश रहेगा नाटको फार्मा में। बट चुनिंदा अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश रहेगा जुबिलेंट फार्मा पे। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने देखा कि वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है और काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है आज के सेशन में, तो मुझे लगता है यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रहेगी। हाई लेवल्स पे मैं 1050 1060 के टारगेट्स देखता हूं। ये तो न्यूज़ फ्लो के चलते नाटको फार्मा में हम देख रहे हैं एक मूव पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन स्ट्रैटेजी यही बनी है कि इसे सिर्फ अवॉइड करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखा जाए। इसके अलावा बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। सन फार्मा इस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, बाजार को संभालने का काम एज मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 254 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज होता हुआ 3 बज चुके हैं। मार्केट्स एट 3। एक्सचेंजेस पर कौन सी खबरें हैं जो कि ड्यूरिंग द सेशन आई है, सारी की सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट्स एट 3 सेगमेंट में। मेरे सहयोगी आनंद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सी खबरें हैं इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, जहां पर उन्होंने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट दिए हैं और बताया कि लोन एंड एडवांसेस में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है और कस्टमर डिपॉजिट में भी करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के घरेलू डिपॉजिट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है और घरेलू एडवांसेस में भी करीब 14% की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्लोबल ग्रॉस लोन में करीब 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं घरेलू डिपॉजिट भी करीब 12% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक खबर भी है शिल्पा मेडिकेयर पे, जहां पर उन्होंने यूएस में एक नया इंजेक्शन लॉन्च किया है और ये जो इंजेक्शन है वो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की, एंजल वन पर कोटक सिक्योरिटीज़ की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य दिया है 2880 रुपये का। साथ ही साथ ये भी कहा है कि रिटेल सेगमेंट में रिकवरी से आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है और कस्टमर क्लाइंट बेस जो है उनका उसमें ग्रोथ जारी रहने की उम्मीद जताई है, जिसके चलते शेयर में करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। दैट्स अ क्विक राउंड अप। काफी बढ़िया समझाया आनंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो ये सारी की सारी खबरें हैं, एक्सचेंजेस पर आई हैं, इस पर नजर है। और इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, investforedu.com के हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ है। आदित्य, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। बताइए मार्केट पे इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया क्या है? गुड आफ्टरनून मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर लूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में अभी भी खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि जो ये टैरिफ का एक फियर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर दिया है और बहुत ज्यादा कुछ करेक्शन हमें देखने नहीं मिल रही। तो पहला स्टॉक मेरे नजर पे कैम्स का है। आई थिंक कैम्स में एक अच्छा बिल्डअप है, एक ब्रेकआउट है यहाँ पे कंसोलिडेशन से, वॉल्यूम्स डिसेंट है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट हमको यहाँ पे लगाना है 4050 का, स्टॉप लॉस हमको लगाना है 3670 का। और दूसरा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट का रहेगा। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट भी मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट पूरा सीमेंट खेमा ही बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप बेट रहेगा यहाँ पे। 12100 के लक्ष्य है यहाँ पे, तो उसके लिए खरीदारी करनी चाहिए और 11300 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो अल्ट्राटेक सीमेंट प्लेयर्स पर हम बातचीत अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे और अब आदित्य का भी पॉजिटिव आउटलुक अल्ट्राटेक सीमेंट पर 12100 के लेवल्स, टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो। एक्सचेंज एंसेलरी पर भी थोड़ी देर पहले हमने बात कही, एंजल वन का जिक्र भी किया था और इसी कड़ी में कैम्स पर भी अब फोकस है। करीब 1.5% की मजबूती यहाँ पर, 4050 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी आने की पूरी संभावना आदित्य को नजर आती है। लार्जर प्लेयर्स में जहां पर हम एक्शन देख रहे हैं आज के सत्र में, उसी के साथ साथ कुछ तमाम निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स भी हैं जिस पर आज फोकस है। इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे, इसमें सबसे पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं और साथ ही HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साइडवेज मोमेंटम वैसे आदित्य पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, लेकिन आज सरकारी कंपनियां, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन है। और इसमें थोड़ी देर पहले ही हमने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का जिक्र किया था और साथ साथ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स भी देखे थे। अब HAL भी देखिए, करीब 2% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट अगर हम डिफेंस की बात कर ले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि एक सेक्टर लास्ट पूरे ईयर में काफी नेग्लेक्टेड था। एक करेक्टिव फेज देखने मिला था हमें डिफेंस सेक्टर में। और अगर हम बात कर ले फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2025 एक अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है हमें डिफेंस में, एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें डेफिनेटली टॉप बेट यहाँ पे मजगांव डॉक एक बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही बेहतरीन अप मूव आ रहा है, उसमें 4% ऊपर है, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है मानसी आज। तो मुझे लग रहा है इसमें अगर खरीदारी करके चले तो 2900 का टारगेट लगा सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना है 2640 का, तो 2640 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 2900 के लिए। और दूसरा स्टॉक जिसकी आपने जिक्र अभी अभी की, HAL, उसमें भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है। मैं खाली एक रेजिस्टेंस इसमें 200 DMA का आता है, जो कि अराउंड अभी फिलहाल 400 के आसपास आता है, 4380 टू बी प्रिसाइज। वहाँ पे एक 200 DMA है HAL का। अगर उसके ऊपर निकाल के ट्रेड करने लगता है स्टॉक कंसिस्टेंटली, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको 5000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, इसको अगर हम पोजिशनल ट्रेड के तौर पे अगर ले तो 5000 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है डिफेंस स्पेस में आपको इन्वेस्टमेंट करके बना के रखनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। इसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसके जैसे ना देखे, इसमें एक इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 2 से 3 क्वार्टर के लिए और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, डिफेंस एज ए प्ले थोड़ा सा आपको लंबा समय देगा। HAL में आज भी हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है और लगातार मजबूती इसमें बनी हुई है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और रिसेंटली जो एक सरप्राइज ऑर्डर की तरफ से आया,
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार से 63,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। उसके बाद हमने शेयर में तेजी देखी और ये वैल्यूएशन के लिहाज से भी एक रिपोर्ट आई थी किसी ब्रोकरेज फर्म की, उन्होंने ये बताया था कि BHEL के मुकाबले करीब 10% सस्ता है वैल्यूएशन अगर हम तुलना करें तो। एक कंजम्पशन वाला शेयर लेकर आइए जहां पर आज हम लगातार चौथे सत्र में बिकवाली देख रहे हैं और वो शेयर है डाबर का। हमने जनवरी में भी कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई थी कि नहीं मार्जिन को लेकर थोड़ा सा प्रेशर है। कंपनी ने 2000 चौथी तिमाही के लिए भी उन्होंने जो मार्जिन का जो अनुमान दिया है वो करीब करीब 2.25% उसको कट किया है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर वाली चीज़ है और 500 रुपये से ऊपर का शेयर था लेकिन देखते देखते 465 रुपये के आसपास का भाव हो गया। नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे ये डाबर में ये कंपनी स्पेसिफिक बस एक चैलेंज हो सकता है मार्जिन को लेकर, या फिर इस बिजनेस मॉडल पर बाकी जो कंपनीज हैं अगर हम तुलना करें इमामी से या फिर जो रूरल प्ले है मैरिको का, अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं? और डाबर पर जरा स्पेसिफिक व्यू दीजिएगा सर। यस, तो डाबर की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से ये स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। इसका कारण यही है कि ओवरऑल FMCG में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस भी थोड़े हायर साइड पे थे, प्लस जो अर्बन डिमांड था वो काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि रूरल डिमांड काफ़ी हद तक रिवाइव हो चुका है, बट अर्बन में पिछले क्वार्टर तक डेफिनेटली जो डिमांड था वो स्ट्रगल कर रहा था। बट इस बार इस क्वार्टर में मतलब Q4 में थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट उसके चलते जो मार्जिन पे प्रेशर है वो अभी भी बरकरार है। इसके कारण आज स्टॉक में हम लोग ने एक अच्छा खासा गिरावट देखा है। बट हैविंग सेड दैट, मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि नाउ प्रॉबेबली आगे चल के अगर रेट कट्स होते हैं एंड अच्छा मानसून होता है तो दिस शुड बी मोर और लेस द बॉटम इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स। तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम लग रहा है। आने वाले समय में हम एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं, बट उसे थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। शायद 1 साल का एक अगर हम व्यू रखते हैं तो थोड़ा एक रिवाइवल हमें देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल FMCG थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट हैविंग सेड दैट अच्छे मानसून के चलते थोड़ा रिवाइवल हमें आगे आने वाले समय में देखने मिल सकता है। ठीक है, मानसून पर नजरें टिकी होंगी, देखते हैं कि किस तरह का मानसून होता है। इस ये महीना खत्म होते होते मानसून का जो पूर्वानुमान होगा वो भी आ जाएगा और निश्चित तौर पर तब तक काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी होगी इकोनॉमी को लेकर, नतीजों को लेकर, और फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन डाबर 4 सत्र में लगातार एक तरफा फॉल हमने देखी है। अच्छा, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो वैशाली जी आप ना जरा एशियन पेंट्स पर व्यू दीजिए। वैसे तो एक रेंज में ही शेयर रहा है लेकिन एक चीज़, अच्छा ठीक है, कुणाल हमारे साथ हैं, कुणाल से राय ले लेते हैं। एशियन पेंट्स पर कुणाल जी आपका क्या व्यू है? हमने देखा है कि 2100-2200 की रेंज में शेयर ने सपोर्ट लिया है लेकिन बहुत अच्छे से चल नहीं पा रहा है। एशियन पेंट्स आज तो 2% ऊपर दिखेगा। आपको लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू हो पाएगी एशियन पेंट्स में? आदित्य, आपसे व्यू चाहिए, माफी चाहेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। हालांकि वॉल्यूम्स अभी भी मिसिंग है ये ब्रेकआउट में, बट कहीं ना कहीं बिल्डअप अच्छा हो रहा है इसमें। अर्ली फेज है एक्यूमुलेशन का, मुझे लग रहा है, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा अभिषेक, मुझे लग रहा है। ट्रेडिंग के तरह लिहाज से मोमेंटम अभी भी मिसिंग है स्टॉक में। ऊपर अगर ये 2400 के ऊपर चल के सस्टेन करता है तो स्टॉक में 2700 के लेवल्स शायद हमें देखने मिल सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है एशियन पेंट्स, और कहीं ना कहीं ये सब अंडर परफॉर्म्ड, अंडर ओन जो स्टॉक्स थे इनमें कहीं ना कहीं बाइंग आती हुई दिखेगी आने वाले समय में। तो 2200 का एक स्टॉप लॉस लगा है और इसमें खरीदारी करें, 2400 के ऊपर पोजीशन को और ऐड करें डेफिनेटली, और आपको यहाँ पे 2700 से लेकर 2800 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा बस आपको स्टॉक में। ठीक है, समय देना पड़ेगा, कंजम्पशन का ये भी प्ले है। 2700 तक के लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये ट्रेड वाला शेयर नहीं है, थोड़ा सा लंबा रखिए। वैसे क्वालिटी स्टॉक है एशियन पेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। एक और सेगमेंट है जहां पर टैरिफ का इंपैक्ट आ रहा है और वो है एक्वाकल्चर वाले शेयर। एक्वाकल्चर यानी कि श्रिम्प वाली जो कंपनीज है, झींगा वगैरह जो बेचती हैं, उन कंपनीज में। लेकिन ये गिरावट आ क्यों रही है और इसकी वजह क्या है, आगे का आउटलुक क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, काफी तेज गिरावट हम देख रहे हैं, बताइए क्या रीजंस हैं इसके?
एक्वाकल्चर स्टॉक्स और अवंती फीड्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है, जहाँ पे इसके पीछे जो की ट्रिगर है ट्रम्प टैरिफ, जहाँ पर इंक्रेड ने एक रिपोर्ट निकाली है इसको हाईलाइट करते हुए, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्टर है उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है यूएस टैरिफ के चलते, जो कि 45% पर आ जाता है, जो इंक्लूड है ईडीडी यानी एंटी डंपिंग और सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और 10% एडिशनल टैरिफ और 26% रेसिप्रोकल टैरिफ, जो इन सबको मिला के हो जाता है 45% का। और अगर बात करें और इक्वाडोर का 10% पर, तो इन कंट्रीज़ में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इंडिया का श्रिम्प ट्रेड बिजनेस की, तो इसमें जो है इंडिया जो है 60,000 करोड़ का मरीन एक्सपोर्ट करता है और उसमें 50,000 करोड़ जो है श्रिम्प है। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस जो है इंडिया से 22,000 करोड़ का श्रिम्प इंपोर्ट करता है। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर जो हाई टैरिफ के चलते जो है इंडिया का जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है वो बंद हो सकता है यूएस के लिए, और इक्वाडोर, वियतनाम और इंडोनेशिया जो है ये भी जो है हाई टैरिफ फेस कर रहे हैं, जिसके चलते जो श्रिम्प है वो कॉस्टलियर हो सकता है अमेरिकन बायर्स के लिए। और इंडिया जो है अपना फोकस अभी चाइना, यूरोप और मिडल ईस्ट पर फोकस कर सकता है हाई टैरिफ के चलते। स्टॉक्स जो है यूएस में 24 घंटे के अंदर जो है वो ड्राई हो सकते हैं, जो लीड करेगा सप्लाई शॉर्टेज और राइजिंग प्राइसेस। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है इसका पैनिक कम देखने को मिल सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया एक क्रुशियल ये अपडेट देने के लिए। अवंती फीड्स 15% नीचे, अभी कुछ दिनों पहले तो 900 रुपये का शेयर था ये, अब ये 750 रुपये के आसपास का शेयर हो गया। तेज गिरावट अवंती फीड के शेयर में हम देख रहे हैं। अच्छा, एक महीने में आप देखेंगे तो 3% अभी भी आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन पिछले 7 दिन की चाल देखिए, आप उसमें 17% की गिरावट है और आज ही 15.5% तो आज ही साफ हो गए। तो बिग एक्सीडेंट, 150 रुपये के आसपास तक की गिरावट अवंती फीड्स के शेयर में देखने को मिल रहा है। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपके बीटीएसटी या फिर एससीबीटी करना हो तो आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे। आदित्य जी, आप बताइए, एक शेयर हो तो एक बताइए, आपको लगता है कि नहीं मौके भरपूर हैं, आप फ्री हैं, थोड़ा समय लेके आप बता सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, तो पहला स्टॉक मुझे लग रहा है एक आईजीएल देखा जाए। आईजीएल में बहुत ही बेहतरीन अपमूव आ रहा है। उसमें एक बीटीएसटी का ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। फ्रेश ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन से, ऊपर की तरफ में 225 के टारगेट्स यहाँ पे बैठेंगे। 225 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 202 का लगाना है। तो 228 का टारगेट है यहाँ पे, 202 का स्टॉप लॉस है, उसमें बीटीएसटी करे। और दूसरा जो पहला स्टॉक हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, मजगांव डॉक, मुझे लग रहा है उसमें बीटीएसटी करे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। हालांकि 5% ऊपर है स्टॉक, बट मुझे लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू होना चाहिए मोमेंटम। तो 2900 के टारगेट के लिए इंटैक्ट है यहाँ पे, इसमें खरीदारी करे, बीटीएसटी करे, और नीचे स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है 2600। ठीक है, 2600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको मजगांव डॉक को खरीदने की सलाह है आदित्य की तरफ से। 2900 रुपये के टारगेट्स आपको वो दे रहे हैं, करीब 5% की अच्छी तेजी। देखिए मजगांव डॉक को लेकर ना कंसेंसस बिल्ड है। अगर आपको डिफेंस में शेयर खोजने हैं, बाकी शेयर चले बहुत हैं, मजगांव डॉक की चाल ना वैसी नहीं रही है, एक तरफा चाल नहीं रही है। यहाँ पर आपके लिए ये थोड़ा अगर लंबा भी आप सोचेंगे ना तो भी आपके लिए मौके बन जाएंगे मजगांव डॉक के शेयर में। नीरव जी, आज हम देख रहे हैं कि जो छोटे साइज वाले बैंक हैं सारे चल रहे हैं, उसमें कुछ के बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं, डिपॉजिट के या फिर नए लोन के, जिसको हम एडवांसेस भी कहते हैं, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। यस बैंक भी चल रहा है, हालांकि कितना भी चल ले कितना भी गिर ले, मैं तो मतलब पिछले कई महीने से, कई क्वार्टर से देख रहा हूं कि नहीं, ये 20-25 रुपए वाले रेंज के आसपास ही रहता है। यस बैंक को लेकर आपका व्यू क्या होगा? और किसी ने किसी उम्मीद भी माली लंबे समय से होल्ड करके रखा है, क्या अपनी उम्मीद को बनाए रखें? ये निवेश क्या फायदा पहुंचाएगा? देखिए, तो यस बैंक की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी सालों से इसी रेंज में है। इनफैक्ट 2020 से लेके अगर हम देखें तो यही रेंज में घूम रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ आना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा है। एंड काफ़ी सालों से हम हमारे क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करके फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, या तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, या फिर पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा है, या एसबीआई में आप स्विच कर लीजिए।
एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स ने ये ऑलरेडी कर दिया है, बट टू एन एक्सटेंट अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कभी ना कभी ये भाव आएगा। बट सी, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कि जो स्क्रीन पे दिखता है वो सही भाव होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच द पोजिशंस। अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चल रहा है तो फ्रॉम द सेम स्पेस यू कैन स्विच ओवर टू अ बेटर स्टॉक जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगातार दिख रही है। जैसे अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो लगातार कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो अभी भी मेरी यही सलाह रहेगी कि आईसीआईसी बैंक या तो एचडीएफसी बैंक में आप स्विच ऑन कर लीजिए। अगर पीएसयू बैंक्स पे ध्यान देना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई में आप स्विच कर सकते हो। ये देखिए बढ़िया स्ट्रेटजी होती है, आपके पास विकल्पों की ऐसी कमी नहीं है तो आप फंसना क्यों। ट्रेडिंग की बात अलग है कि आपने 10 दिन रखा, ट्रेडिंग बाउंस का आपने एंजॉय किया, पैसे बनाए, फिर आपने एग्जिट ले लिया। लेकिन अगर आपके पास बढ़िया विकल्प अगर हैं तो फिर ऐसे बैंकों में जिनके भविष्य को लेकर स्थितियां साफ नहीं है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। 3% की तेजी हम यस बैंक में देख रहे हैं। एक और शेयर है जिसमें 3% के आसपास की तेजी है, नीरज जी, और उसमें भी बहुत सारे निवेशक हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं एक दिन एक समय आएगा कि नहीं ये चलेगा। जी एंटरटेनमेंट का शेयर 100 रुपए के ऊपर तो आया है, आज फिर से हम थोड़ा सा मूव देख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट के लिए नया ट्रिगर आपके हिसाब से आगे का क्या बनेगा और इसमें निवेशित रहना कितनी बड़ी समझदारी है? अगेन सेम स्टोरी है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले आई थिंक 2 या 3 सालों से ये स्टॉक एक रेंज में है। इनफैक्ट काफ़ी गिरावट देखी है हमने इसमें बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इश्यूज एंड एवरीथिंग। सो अभी भी हमें लग रहा है कि ओवरऑल मीडिया एज अ स्पेस कभी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कभी कोई ऐसा बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं देखा है। येस, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप 5-10-15% कमा सकते हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप कंपनी से प्यार मत कीजिए, आप पैसों से प्यार कीजिए। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में आप फंस गए हो एंड लंबे समय तक वो नहीं चल रहा है, उसका एक परिणाम यही होता है कि आपका पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ही खराब हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से भी आपको स्विच करके ओवरऑल स्पेस से ही निकल के किसी और सेक्टर में निवेश करना चाहिए जहाँ पे अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जैसे डिफेंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो गए, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20-30% से कंपनीज ग्रो हो रही हैं और जहाँ यहाँ मीडिया में डी ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग। तो वाई शुड यू होल्ड ऑन टू दी स्टॉक्स। डेफिनेटली स्विच करके आप ऐसे कंपनीज को फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एडवाइस नीरव, एंड थैंक्स हमारे व्यूअर्स को एडवाइस देने के लिए। आप अपनी हार्ड अर्न मनी से प्यार ज़रूर करें और उसका ध्यान रखें, ना कि किसी कंपनी से प्यार करके उसी में एंटर कर जाएं और उसके बाद वहाँ से निकल ना पाएं। क्लीन करना पोर्टफोलियो भी बेहद ज़रूरी होता है और कभी कभी डिफ़िकल्ट स्टेप्स ज़रूर लेने पड़ते हैं और उन स्टेप्स को लेने में बिल्कुल ना कतराएं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन हम देख रहे हैं, इन स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं। आदित्य, जहाँ लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं इसमें 2 स्टॉक्स हैं जिस पर नजरें जारी हैं, एक तो पूनावाला फिनकॉर्प और एक सिंजीन इंटरनेशनल। इस वक्त अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3% के गेंस दोनों स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। 357 के स्तर पर हम देख रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प में डे हाई, और सिंजीन इंटरनेशनल भी ऑलमोस्ट 3% के गेंस 750 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। मानसी, पहले पूनावाला फिनकॉर्प की बात कर ले क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बहुत ही क्लीन दिख रहा है मुझे। 200 डीएमए के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन पे, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से बने रहे। अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेने का मन कर रहा है इस स्पेस में तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से पूनावाला फिनकॉर्प में नजर है और देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 385 के टारगेट्स के लिए इसमें फ्रेश बाइंग करे, नीचे 350 का स्टॉप लॉस लगा है, 350 के स्टॉप लॉस, 385 के टारगेट्स के लिए बाइंग करे। अगर हम सामने सिंजीन की बात कर ले तो कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक्स में ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो मैं इमीडिएट लेवल्स पे इस पे खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट करें कि ये सब फार्मा स्टॉक्स में कैसा रिकवरी आता है। अगर ये वापस से 750 के ऊपर निकल के ट्रेड करती है स्टॉक तो फिर मैं इसमें फ्रेश एंट्री लेने की सोच सकता हूँ सिंजीन में। अदरवाइज सिंजीन को फॉर टाइमिंग में अवॉइड करूंगा। पूनावाला फिनकॉर्प में डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा मैं। अनदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX पर भी नजर जा रही है। करीब 2% की तेजी है
आदित्य, आपसे एक टेक्निकल टेक जानना चाहूंगी। कंपनी की ही अगर बात करें, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैरी करती है, पर्टिकुलरली फॉर ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, फिजिकल डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी की करने के लिए। और अगर फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, कर्ज मुक्त लगातार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ऑन अ कैगर बेसिस अच्छे रिटर्न्स दे रही है। क्या यहाँ से टेक्निकली चार्ट्स पर भी शॉर्ट टर्म अच्छा नजर आ रहा है? ये एक स्टॉक था मेरे लिस्ट में बाय रिकमेंडेशन के लिए। आई एक्सपेक्ट खरीदारी करें। मैं इसके 200 डीएमए को क्रॉस करने का वेट कर रहा हूँ। 183 के ऊपर सस्टेन करता है तो 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता रहेगा स्टॉक। एक ऑलरेडी ब्रेकआउट है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से, तो वो तो पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं आज के ब्रेकआउट पे, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। 192 के यहाँ पे टारगेट्स आएंगे और नीचे में स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 178, 175 दो अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो हम एक 178 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और 192 के टारगेट्स लगाए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको या तो कल या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक आपको एक अच्छा खासा मूव आईईएक्स में देखने मिलेगा। ये सभी स्टॉक्स काफी समय से चले नहीं है, कंसोलिडेशन पे हैं और आज एकाएक हम ये सभी स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है और इन स्टॉक्स में एक बाइंग देखने मिल रही है हमें। दो स्पेसेस है नीरव जिस पर आपका फंडामेंटल टेक जानना चाहूंगी। देखिए, ये रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद पॉजिटिव आउटलुक कहाँ है उसका तो लगातार जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन जहां नेगेटिव स्टांस निकला है आईटी सेक्टर की अगर बात करें, अब आईटी सेक्टर में अगर निवेशित हैं तो लोगों को करना क्या चाहिए पोर्टफोलियो में अगर आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हैं? और दूसरा, ऑटो और ऑटो एंसलरी का खेमा एक तरह से स्पीड ब्रेकर बना है। 25% का टैरिफ, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन में करीब 3% की कमजोरी है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स पर भी इस वक्त दबाव के साथ ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आईटी, क्योंकि आईटी सेक्टर में छोटी मझौली कंपनियां भी परसिस्टेंट सिस्टम देख लीजिए 9-10% तक गिरावट झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है? और ऑटो एंसलरी पर अगर कोई राय बन रही है? बात करें तो इसी चैनल पे मैंने करीबन 20-25 दिन पहले भी यही कहा था कि आईटी ओवरऑल अभी भी हेडविंड्स काफ़ी सारे हेडविंड्स हैं आईटी सेक्टर को लेके, बिकॉज जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है इसके चलते यूएस इटसेल्फ विल अंडरगो इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन वहाँ पे भी बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल कंजम्पशन वहाँ पे भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आईटी कंपनीज हैं उनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे, जो डील्स मिलते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने मिलेगा। बट ओवरऑल हैविंग सेड दैट, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स पिछले 2 महीनों में गिर चुके हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अब यहाँ से बेचने की राय डेफिनेटली मैं नहीं दूंगा, बट जो क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टर्स ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को होल्ड करें उनको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से शार्प पुल बैक या बाउंस नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल Q4 नंबर्स भी हम देखेंगे कि कैसे पैन आउट हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा लंबा समय देखे आप इसको डेफिनेटली होल्ड करिए बिकॉज बहुत सारे आईटी कंपनीज एक अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। तो यहाँ से एवरेज करने की भी एट प्रेजेंट मैं सलाह नहीं दूंगा, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। सेकेंड जो सेक्टर है ऑटो एंसिलरी, वहाँ पे हम डेफिनेटली थोड़ा एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक पैनिक या सेलिंग देख सकते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम पर्सपेक्टिव से हमारी राय यही रहेगी कि उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देख रहे हैं पूरे ऑटो स्पेस में टुवर्ड्स ईवी एंड फॉसिल फ्यूल से निकल के जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, तो उसको उसके चलते भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो एट दिस टाइम थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। कहीं पे लॉस हो रहा है तो वो भी आप एक बार के लिए बुक कर सकते हो। बट अगेन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 2 से 3 ट्रांचेस में लार्ज कैप स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। Q4 नंबर्स आने के बाद आप उसमें थोड़ी खरीदी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये व्यू हो गया आपके लिए नीरव जी का। लेकिन बाजार में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ी स्टैंड स्टिल वाली स्थिति है। पिछले अगर आप 1-2 घंटे से देखेंगे कि निफ्टी 80 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो 250 अंकों की है। कोई खास चरनी भी नहीं हो रही है। आईटी शेयरों में रिकवरी के कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं। टीसीएस 4% नीचे, एचसीएल टेक में करीब 4% की तगड़ी गिरावट, टेक महिंद्रा में करीब 4% की गिरावट, इन्फोसिस भी नीचे। तो टॉप 5 जो निफ्टी के गिरने वाले शेयर हैं उसमें आप देखेंगे कि टॉप 6 में 5 आईटी के हैं। इसके अलावा ओएनजीसी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रेशर के साथ आज कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। एक राय आदित्य जी जरा आप दीजिए मुझे मारुति सुजुकी के शेयर पर।
आज हमने देखा कि ये शेयर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो तेजी थी फिर वो फिजल आउट हो गई और इस वक्त लाल निशान में आपको दिखेगा। मारुति फिर से दाम बढ़ा रही है। अभी खबर आई है कि अपने ग्रैंड विटारा की और कुछ और मॉडल्स के प्राइसेस इंक्रीज कर रही है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है शेयर ये 12,000 तक का इसमें मूव मुझे आता हुआ लग रहा है मारुति सुजुकी में। एक वक्त की कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो रहा है मारुति में अभी, और 12,000 के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक टेस्ट करने के लिए। 12,000 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है, अदरवाइज एक रेंज में ही चल रहा है मारुति करंट लेवल्स पे। एक 12,000 का अपसाइड में अपसाइड है और नीचे में 11,500 का सपोर्ट है। तो 12,000 से लेके 11,500 के रेंज में घूम रहा है, और क्योंकि अब लोअर एंड ऑफ द रेंज से टर्न अराउंड हो रहा है इसमें, तो मुझे लग रहा है एक बार 12,000 टेस्ट कर सकता है और 11,500 का एक सपोर्ट है। बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ इसमें, तो एक ट्रेडिंग लिहाज से इसको देख सकते हैं करंट लेवल्स पे। नहीं है, छोड़ देते हैं फिर ना। नहीं बुलिश है तो क्यों रिस्क लेना। आप जब खुद आपका भरोसा उतना ज्यादा नहीं है तो फिर हम दर्शकों से भी कहेंगे नहीं ठीक है, वो कुछ और शेयर खोजते हैं। नीरज जी, इंश्योरेंस में अगर मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करूं तो काफी ज्यादा हमने करेक्शन शेयर में देखा। 300 रुपए वाला शेयर जो घट के 150 रुपए के नीचे आ गया था। थोड़ी सी बाइंग लौटी है न्यू इंडिया में। आज क्लोजिंग ठीक देने जा रहा है। न्यू इंडिया क्या एक वैल्यू बाइंग हो सकती है? अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा लंबा रखना हो, आपके हिसाब से क्या वैल्यूएशन ठीक है इसमें? डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं ओवरऑल स्पेस में। एंड इनफैक्ट अगर हम पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके साथ बने रहना बेटर होगा। जैसे कि HDFC लाइफ है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस स्पेस एंड ICICI लॉम्बार्ड फ्रॉम दी जनरल इंश्योरेंस स्पेस। उसके यही रीजन है कि मैनेजमेंट पेडिग्री काफ़ी अच्छी है एंड जो एक फोकस है उनका काफ़ी बेहतरीन है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ICICI लॉम्बार्ड ने एक अच्छा एक बुल फेस देखा था पिछले एक साल में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 से 4 महीनों में एक थोड़ा ये फिजल आउट हो चुका है, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप में हम लोग ने अच्छा एक गिरावट देखा है। बट हैविंग सेड दैट वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। एंड इन केस आगे चल के कुछ ट्वीक्स आते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड GST को लेकर के, तो दैट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। तो हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली HDFC लाइफ है एंड ICICI लॉम्बार्ड है। तो मैं सभी दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि रादर देन हैविंग PSU कंपनीज प्रोबेबली ये HDFC एंड ICICI लॉम्बार्ड पर ज़्यादा फोकस करें एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। ठीक है, HDFC लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड ये दो शेयर आपके लिए हो गए इंश्योरेंस स्पेस से। चलिए बाजार में अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज का सत्र हम ये कहेंगे कि बढ़िया सत्र है। शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी, लेकिन बाजार ने मैच्योरिटी दिखाते हुए अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से की और ये बता दिया कि नहीं, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 26-27% का भारत पर, कहीं 26% लिख के आ रहे हैं, कहीं 27% आ रहा है। ट्रंप ने जो शेयर किया उसमें 26% है, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर 27% है। उसको नज़रअंदाज किया बाजार ने और निफ्टी बैंक ने तो बहुत ही गजब की रिकवरी की। 700 पॉइंट की से ज़्यादा की रिकवरी हुई और 250 अंकों की तेज़ी पर निफ्टी बैंक बंद होने जा रहा है। अमेरिका में जो आशंकाएं हैं मंदी को लेकर, IT शेयर टूटे हैं। TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट का शिकार हुए और मिड कैप में कारने ज़्यादा रहा। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, KPIT और एम्फेसिस, ये शेयर अगर आप देखेंगे तो 4%, 7%, 10% तक टूट गए। लेकिन अब बाइंग कहां पर हुई? अब बाइंग वहां हो रही है जहां पर थोड़ी सी बिजनेस को लेकर विजिबिलिटी है और जहां पर अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDBI बैंक, इनके बिजनेस के अपडेट्स अच्छे आए हैं और यहां पर हमने बाइंग होती हुई देखी है। ऑटो शेयरों में थोड़ा सा मोमेंटम कमजोर रहा है क्योंकि टैरिफ लगा है 25% का और एंसिलरी कंपनीज के लिए हालांकि चैलेंजेस अमेरिका में ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टाटा मोटर थोड़े से प्रेशर के साथ ही बंद होने जा रहे हैं। आज PSUs में जोश फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया है। पावर ग्रिड, NTPC, BEL, ये कुछ शेयर्स हैं निफ्टी में जहां पर अच्छी बाइंग रही। लेकिन फार्मा ने आज अपनी ताकत दिखाई। हालांकि शुरुआत में जो रौनक थी बाद में आते आते थोड़ी सी मध्यम जरूर पड़ी, लेकिन आज का स्टैंड आउट हम कह सकते हैं कि सेक्टर रहा। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स 2% से ज्यादा की मजबूती दिखाई है। तो एक ठीक ठाक बढ़िया सेशन, टैरिफ का टेंशन पीछे
और बाजार यहां से अब नए ट्रिगर्स पर नजर डालेगा, जो कि होंगी आरबीआई की पॉलिसी, और उसके बाद नतीजों के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। आदित्य जी, नीरज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।